यूएस इकोनॉमी इज गोइंग वेरी वेल, है ना। तो हम दूर से लग रहा है कि वहाँ कुछ बड़े ढोल बज रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा कर रहे हैं। वहाँ की इन्फ्लेशन मोटा मोटी कंट्रोल में है। 10 साल का जो ब्रेक इवन या 5 साल की जो ब्रेक इवन है इन्फ्लेशन वहाँ की, वो मोटा मोटी उन्हीं लेवल पे आ गई है जहाँ पे लोग कंफर्टेबल हैं। कोविड क्राइसिस को उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बेटर हैंडल किया है। उनका इक्विटी मार्केट मोटा मोटी बेयर मार्केट हैज एंडेड कुछ महीनों पहले, और अपना पिछली बार जब बात हुआ था उसके बाद में मतलब आई सजेस्टेड टू एवरीवन कि यूएस टेक इज द बेस्ट एसेट। वहां से वो 20% ऊपर है। तो जो अ, अब हिंदुस्तान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, कुछ दिक्कत आ रही लग रहा है उनके इशू में, ये बात आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो एक मैंने फेड के जितने मिनट देखे नीरज जी, उसमें एक बात उन्होंने ये लिखी है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसका गाइडेंस कम किया है, 0.4% तक आ सकता है, पर उन्होंने ये नहीं बोला अभी भी कि नेगेटिव होगा। और अगर आप देखें रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन है 2 क्वार्टर का नेगेटिव जीडीपी प्रिंट। तो मनीष जी भी वही कह रहे थे और मैं भी जितना देख रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि यूएस का जीडीपी ग्रोथ बड़ी जल्दी में नेगेटिव हो जाएगा। तो वो रिसेशन का क्या डेफिनेशन है जिसमें वो बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन गिर जाएगा या क्या हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली रिसेशन आना यूएस में मुश्किल है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो रिसेशन आएगा भी वो इसलिए आएगा क्योंकि बैंक्स की पोजीशन वीक है। और अगर आप रेट बढ़ाते हैं इस एनवायरनमेंट में तो बैंक्स की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं हो तो और वीक हो जाएगी। आपने देख ही लिया एसवीबी में क्या हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में आप चाहते हैं अब ठीक काम करना, आप चाहते हैं कि मैं रेट बढ़ाऊं, पर आपके पास इतने कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है और आप कॉन्स्टेंटली ये असेस कर रहे हैं कि मैं डैमेज कहाँ मेरा ज़्यादा होगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, मिडिल ऑफ द पिरामिड है, उनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन्फ्लेशन से, कि इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रॉप ना हो। पर अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जो सेवर्स हैं वो तो अपना पैसा बैंक में भर देंगे, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा। मेरे यूएस में दोस्त हैं, वो कहते हैं कि पहली बार देख रहे हैं कि हमको 3% बैंक से मिल रहा है, हम तो हमेशा फ्री में पैसा रखते थे। उनके लिए बड़ी नई चीज़ है। और दूसरी तरफ जो बोरोवर हैं उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसी साइकिल है, अगर आप इसको स्टार्ट कर दी तो अभी नहीं, साल 1.5 साल बाद आपको एक सच में रिसेशन में ले जाएगी जिसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल समय है फेड के लिए, फेड के साथ। और फेड आरबीआई है, जैसे अनुराग ने भी कहा, वो एक मॉनेटरी पॉलिसी को अपना इम्प्लीमेंट करता है, पर उसके हाथ बंधे हुए उतना ही कर सकता है। और जो मेजर पावर है, जैसे इंडिया में भी है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, हमारे एक्सपोर्ट मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, उनके पास भी तो पावर है ना कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन के साथ क्या करना चाहते हैं। सो फेड कुछ भी करे, मेरे ख्याल से चाहे वो बढ़ाए 25 बेसिस पॉइंट या ना बढ़ाए, मुझे नहीं लगता कि अब मार्जिनल उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब बात जो है वहाँ पे सरकार के पास है कि वो कितना डिसिप्लिन रहना चाहते हैं। एक्चुअली यही बात अभी शायद मनीष एक्सप्लेन कर रहे थे। मनीष, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं उसमें एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूँ कि अगर फेड इस बात पर आमादा है कि नहीं, मुझे तोड़ के 2% तक लाना ही लाना, इन्फ्लेशन कुछ भी हो जाए चाहे, तब फिर कैसे सस्टेन करेगा ये मार्केट? देखिए, मार्केट सस्टेन कर गया है, राइट। 5% के आसपास में यूएस का फेड रेट एक्सपेक्टेड है अगला 6 महीने तक एवरेज, और उसके बाद थोड़ा बहुत कट आएगा। लेकिन जो बड़ी बात है कि जो रियल रेट जिसको बोलते हैं, जो मार्केट के लिए रेलेवेंट होता है, कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो अब 2% हो गया है, जो -1% था आज 1 से सवा साल पहले, और पिछले 10 साल का एवरेज भी करीबन 0 के आसपास या नेगेटिव है। तो जो रियल रेट है वो यूएस में, इन यूएस डॉलर टर्म, जो दुनिया की सबसे अच्छी बेहतर हार्ड करेंसी है, वहां पे 2% रियल मिल रहा है। तो उसको मार्केट वहां का एटलीस्ट टेक अब्सॉर्ब कर चुका है। एंड टू दैट एक्सटेंट आज इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का यूएस में एटलीस्ट टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा कनेंड्रम नहीं बचा है। वहां पे वैल्यूएशन एडजस्ट हो गई हैं। हालांकि ये माना जा सकता है कि अगर 3-3.5% के आसपास में फेड का रेट बनेगा 1.5-2 साल बाद में, तो उस हिसाब से शायद वहां पर यूएस टेक एज ऑफ राइट नाउ, अगर आप प्योर इक्विटी रिस्क प्रीमियम के हिसाब से सोचें, तो शायद 10-15% एक्सपेंसिव हो। लेकिन जिस तरह से वहां पे बड़े ले ऑफ हुए हैं, बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बिल्ड हुई है बिकॉज ऑफ एआई का जो नया रिवोल्यूशन इज प्लेइंग आउट, तो उस सबकी वजह से मुझे बहुत बड़ा कनेंड्रम नीरज जी नहीं लग रहा है यूएस टेक में। वहां का स्मॉल कैप तो बहुत
बुरा कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी दुनिया के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, खास करके इंडिया, जहाँ पे जो अर्निंग्स का थोड़ा स्ट्रेस है वो रियल है। और हमारा रिलायंस अगर बाहर की सॉर्ट ऑफ पैसे पे बहुत ज्यादा है तो वहां एक बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि बाहर का पैसा इंडिया के अंदर इन वैल्यूएशन के ऊपर मुश्किल है कि लगेगा। तो कनंड्रम मेरे को लगता है नीरज कई तरीकों से देखा जा सकता है। यूएस टेक और यूएस फिक्स्ड इनकम का पोटेंशियल जो है अगले 6 महीने 12 महीने बाद में, उसमें बहुत बड़ा कनंड्रम मेरे ख्याल से अब नहीं बचा है जितना आज के 7 साल 7.25 साल पहले था। ओके, अनुराग आप इसमें कुछ काउंटर करना चाहते हैं या मैं सवाल रखूं? हाँ करिए। सो नीरज, ऑफ कोर्स देखिए डिफरेंट व्यूज हैं, वही मार्केट को बनाते हैं। दो बातें हैं इसमें नीरज। एक तो ये मार्केट अच्छा भी कर रहा है, बट आई थिंक अगर हम इस रैली को देखें तो ये करीब 15-20 स्टॉक्स के ऊपर टिकी हुई है बस। बाकी मार्केट, यूएस मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल। तो एक दिस थोड़ा सा रिसर्जेंस था, और उसमें 7-8 स्टॉक्स तो नैस्डैक ड्रिवन थे जिन्होंने रैली दी। अदरवाइज लार्जर मार्केट में रिसेशन की अर्निंग्स को रिप्राइस करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। मनीष जी ने एक बात कही, उस पर एक छोटा सा एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी है, विच इज के जैसे मार्केट इज सस्टेनिंग डिस्पाइट 5% फेड रेट्स। देखिए मार्केट इज सस्टेनिंग बिकॉज अर्निंग्स ड्रॉप नहीं हुआ है नीरज। और अर्निंग्स ड्रॉप क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यूएस मार्केट हैज नाउ डिस्कवर्ड द फॉर्मूला विच इंडियन मार्केट्स हैव नोन ऑल अलोंग। वो फॉर्मूला क्या होता है नीरज? कि जीडीपी 7% ग्रो करेगा, 7% प्राइस इन्फ्लेशन लगा देंगे, 2-3% एफिशिएंसी आ जाएगी, 15% की ग्रोथ कैगर ईयर ऑन ईयर हम आपको डिलीवर करेंगे। अब यही फॉर्मूला नीरज यहां पर लग रहा है। मैं आपको बता सकता हूं तमाम कंपनीज नीरज, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट, होम डिपो, चिपोटले, रेस्टोरेंट्स, कॉस्को, तमाम कंपनीज ले लीजिए, 7 to 8% का प्राइस हाइक्स कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन उनके पिछले 3-4-5-6 क्वार्टर से 3% to 4% ड्रॉप हो रहे हैं, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years नीरज उनके ट्रांजैक्शंस, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स करीब 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कम हो चुका है। लेकिन टॉप लाइन टिकी हुई है नीरज, क्योंकि 8% की तो प्राइस हाइक ले लेते हैं। नाउ ये गेम नीरज कहीं पे एंड होता है, तभी वो S&P का अर्निंग्स एस्टिमेट अभी भी नीरज 220 के आसपास बना हुआ है, लेकिन वो रिवाइज होगा। दैट्स द एक्सीडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आई थिंक कुछ लोग मैंने कहा था ये शुगर कोटेड, किसी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ये टफ बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये शुगर कोटेड वर्जन ही है नीरज। मनीष, S&P में भी शायद 8 या 10 स्टॉक हैं जिनकी वजह से 90% की रैली बनी है, और वो 4,050 या 4100 के आसपास फंस गया। नैस्डैक में तो 7 ही स्टॉक हैं जिन्होंने इस रैली को ड्राइव किया है, जो कि 20-25% आई है, और उसमें वही टॉप वाली कंपनीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया वगैरह। क्या इस रैली को